नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम कक्षा 12वीं की इंडियन इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स हिंदी में कर रहे हैं। अगर आपको फुल कोर्स हिंदी में करना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेटा, हम इसका पहला चैप्टर कर रहे थे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके हम 3 टॉपिक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ से हम चौथे पॉइंट से पढ़ेंगे स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अब शुरू करते हैं, सीधे चैप्टर पे आते हैं। स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत हमारे उद्योग जो थे पनपे नहीं थे। हस्तशिल्प था वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और आज़ादी के समय भारत के अंदर ऐसे उद्योग भी नहीं थे, इतने ज्यादा उद्योग थे ही नहीं कि हम कह सकते हैं कि उसका पतन हो रहा था। क्योंकि सरकार जो था, ब्रिटिश सरकार थी, वो विविध ऐसी नीति अपना के लेके आई थी जिसमें इससे जो माल आता था, तैयार माल आता था, उसे टैक्स फ्री कर रखा था। और इंडिया से जो माल विदेश जाता था वो टैक्स फ्री था। जबकि उससे उल्टा गया था कि वहां से अगर हम कच्चा माल लेते हैं या कोई माल मंगाते हैं, उस पर टैक्स लगेगा ज्यादातर। और यहाँ से अगर कोई निर्मित माल हम विदेश लेके जाएंगे तो उस पर भी ज्यादा टैक्स लगाते थे, जिसके कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी या औद्योगिक क्षेत्र था, वो पूरा का पूरा बेकार हो चुका था। जो हमारे हस्तशिल्प कला वाले जो लोग थे, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर जो काम होता था वो हाथों से ही मतलब जो हस्तशिल्पी का होता था, जैसे बढ़ई है, मैंने कहा कुम्हार है, ये ज्यादातर ही हमारे देश में जो जुलाई वगैरह है वो सारे काम करते थे। तो औद्योगिक क्षेत्र का क्या क्या पतन हुआ था या क्या क्या बेकार हुआ था, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं कि ब्रिटिश सरकार की विविध मूल नीतियों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया था। जो हमारे हस्तशिल्प थे, उस उद्योग का पतन हो गया था, बिल्कुल ही वो गायब हो गया था। निवेश के अवसरों के अभाव के कारण आधुनिक उद्योग का भी निराशाजनक विकास हो रहा था। मतलब हमारे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि हम उसे लगा के कोई ना कोई उद्योग को चलाएं या उसको आधुनिक बनाएं। जैसे कि मान के चलो, मैं आज की बात करूं, कपड़े बनाने के लिए उस समय हम खड्डी का प्रयोग करते थे। एक मशीन आती थी से हाथ से हम बुनते थे। उसकी जगह अगर मशीन की बात करें तो मशीन खरीदने के लिए पैसा लगता है, और पैसे हमारे पास थे नहीं क्योंकि निवेश का अभाव था, निवेश के अवसर नहीं थे। इसीलिए हमारे देश में जो विकास हो रहा था वो बिल्कुल निराशाजनक हो रहा था। ठीक है, इसका सबसे पहले पॉइंट था हस्तशिल्प का पतन। भाई साहब, ब्रिटिश संसद काल के अंदर हमारे पास जो उद्योग था वो सिर्फ हस्तशिल्प ही था, और उसका भी धीरे धीरे करके पतन हो गया 200 सालों तक, जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया। और उसके पीछे कई सारी नीति अपनाई गई थी ब्रिटिश शासन द्वारा, जिसके कारण धीरे धीरे करके हमारा हस्तशिल्प की जो पद्धति थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। उसके पीछे पहला हम पढ़ लेते हैं कि हस्तशिल्प ब्रिटिश शासन काल से पहले भारत का हस्तशिल्प उद्योग अपने उत्कृष्टता और गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। परंतु ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत इस उद्योग का धीरे धीरे पतन होता चला गया। और उस पतन के कारण थे, पहला कारण इसमें लिखा हुआ है, राज्य की विभेद मूलक प्रतिशुल्क नीति। मतलब ये कि वो दोहरी तरीके से बेटा वो क्या कहते हैं, नीति लगाता था शुल्क की। जैसे कि अगर हम भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेज रहे हैं या विदेश को भेज रहे हैं, विदेश मतलब हम ब्रिटेन ही था, तो अगर हम कच्चा माल ब्रिटेन जा रहा है तो वो टैक्स फ्री होता था। और अगर हम विदेश से कच्चा माल मंगाते थे तो उस पर टैक्स लगता था, वो भी भारी। यानी कि हम वहां पे टैक्स लगाते थे, वो भी भारी दरों पर। और उसका उल्टी बात कर लें कि अगर वहां से विदेश से निर्मित माल इंडिया आएगा, जो कि तैयार माल है, अगर वो तैयार माल भारत लेके आता था विदेश, मतलब यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजादी के समय हमारे पास ब्रिटेन का मतलब ही विदेश हुआ करता था। तो अगर मैं तैयार माल यहाँ से ब्रिटेन से इंडिया लेके आता था तो वो वहां पर टैक्स फ्री होता था। और अगर भारत से तैयार माल विदेश जाएगा तो उस पे भारी दरों में टैक्स लगा करता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो यहाँ पर विभेदात्मक मूल प्रस्तावित नीति लगाया करते थे। बिना निर्यात शुल्क के भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाता था, और बिना आयात शुल्क के ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादन को भारत में आयात किया जाता था।
किंतु उसी समय भारतीय हस्तशिल्प उत्पादकों के निर्यात पर भारी शुल्क लगाया गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कम हो गई। मतलब ये कि जब विदेशों में हमारा माल बिकने जाया करता था तो उसके ऊंचे रेट हुआ करते थे, क्योंकि उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। इस कारण वहां पे वो कंपटीशन ही कर पाते थे। किसी वस्तु को किसी चीज के साथ कंपटीशन करने के लिए दो चीज देखी जाती है, एक क्वालिटी और एक उसका प्राइस। तो क्वालिटी तो हमारे पास हस्तशिल्प से बहुत मशहूर था, परंतु उसका प्राइस जो था बहुत हाई था, इसलिए लोग उसको ना खरीद कर उसके संबंधित कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु खरीद लिया करते थे। इस कारण हमारे देश में जो हस्तशिल्प था वो धीरे धीरे करके पतन हो गया। दूसरा, राज दरबारों का लोप होना। में ब्रिटिश शासन काल आया। ब्रिटिश शासन काल ने क्या कर, वहाँ के राजाओं, नवाबों, शहंशाहों, बहुत सारी जो लोग दरबार लगते थे उनको धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया। और उसके नष्ट होने से हमारे देश की हस्तशिल्प भी नष्ट हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा जो राज दरबार वगैरह होते थे वही हस्तशिल्प को बहुत ज्यादा संरक्षण प्रदान करते थे, उनको सुनते थे, उनसे सामान लेते थे, उनकी तारीफ करते थे, ताकि लोग उसको खरीदें, उनके फायदे बताया करते थे। जैसे आपने सुना होगा राज दरबार के अंदर बहुत सारे लोग होते थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अलग, कपड़े बनाने वाले अलग, सोने चांदी के सामान बनाने वाले अलग, तो उनको वहाँ पे जगह दी जाती थी। पर जैसे जैसे नवाब, राजा, शहंशाह को, सम्राटों को खत्म करते चले गए, राज दरबार भी खत्म हो गए, जिसके कारण हस्तशिल्प का जो जो था वो भी धीरे धीरे पतन होता चला गया। इसमें लिखा है, ब्रिटिश शासन से पहले देश के विभिन्न भागों में नवाबों, राजाओं, शहंशाहों तथा सम्राटों का शासन था। वे भारतीय हस्तशिल्प को संरक्षण प्रदान करते थे, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती थी। ब्रिटिश शासन का आरंभ देसी राज दरबारों का अंत साबित हुआ। मतलब हमारे देश में जो राज दरबार थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए, फलस्वरूप हस्तशिल्प का पतन भी आरंभ हो गया। फिर मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता। मतलब ये कि जब आज़ादी के समय बहुत सारे ऐसी मशीन आ चुकी थी जिससे हम मशीन से काम कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कपड़े को लेना चाहूंगा। आज़ादी के समय हमारे देश के अंदर जितने भी कपड़े बनते थे वो हाथों से बनाए जाते थे। हमारे पास एक खड्डी हुआ करती थी, इस पर हम कपड़े बनाते थे, बुनकर जिन्हों बोलते थे, उनसे कपड़े बनते थे। उससे कपड़े की लागत भी ज्यादा आती थी और वो देरी से भी बनते थे, क्योंकि पहले कपड़े का धागा बनाओ, फिर धागे से मशीन में डालो, फिर हाथ से बुनो, उसमें बहुत टाइम लगता था और वो उसकी लागत भी ज्यादा आती थी। जबकि मशीनों द्वारा बनाए गए कपड़ों की जो लागत है वो कम होती है, क्योंकि जब हम मशीनों से कपड़े बनाते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में बनाते हैं, उससे कपड़े जल्दी बनते हैं और उसकी लागत भी कम होती है। इस कारण से जब वो लागत कम होती है तो हम उन चीजों को नहीं खरीद पाते जो महंगी होती है। तो मशीनों के आने से क्या हुआ कि जो हमारी हस्तशिल्प थी वो बची हुई, वो भी बिल्कुल ही मिट्टी के भाव चली गई, क्योंकि हस्तशिल्प जो हाथों से बनी चीज होती है उनकी लागत भी ज्यादा होती है और बेटा वो बनने में टाइम भी लगाते हैं। तो यहाँ लिखा है, मशीनों द्वारा निर्मित ब्रिटेन की वस्तुओं की उत्पादन लागत बहुत कम होती थी और भारत में बनी हस्तशिल्प की वस्तुएं उनकी प्रतियोगिता के आगे टिक नहीं सकी, क्योंकि जो हस्तशिल्प की लागत होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, जिसके कारण हम ब्रिटेन के सामने उस वस्तु को खरीद नहीं पाते। आज के टाइम में देख लो, आप तो न ज्यादा नहीं है, पहले हम चाइना का माल ज्यादा खरीदते थे और अदर इंडियन मेड इन इंडिया वाला नहीं खरीदते थे, क्योंकि चाइना का माल हमें सस्ता पड़ता है और मेड इन इंडिया जो है हमें महंगा पड़ता है। इसलिए हम क्या लेकर रहे, हम चाइना का माल खरीद रहे थे और चाइना धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा था, क्योंकि हमें सस्ती चीज चाहिए, हम उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते थे। अब चाइना क्या करता है, यूज एंड थ्रो, चले तो बहुत देर तक, नहीं चले तो चांद, है ना, चले तो चंद भर भी नहीं चलता, चले तो चांद तक चल जाए। परंतु हम सस्ते होता था इसीलिए चाइना का माल खरीद रहे थे। सेम लाइक दैट उस समय आजादी के समय हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश से जो माल आ रहा था वो सस्ता होता था और जो हमारे इंडिया का जो माल होता था महंगा होता था, जिसके कारण वहां पे कंपटीशन ही खत्म हो जाता था और जो हस्तशिल्प था वो धीरे धीरे करके क्या हो गया, पतन हो गया, उनको बंद करने पे विवश होना पड़ा। अब क्या है, मांग का नया रूप। अब मांग का नया रूप क्या है, मांग का नया रूप का मतलब क्या है कि हमें अब नई नई तरह की वस्तुओं की मांग होने लगी, जिसको हस्तशिल्प द्वारा बनाया नहीं जा सकता था। आपने देखा होगा हम बहुत सारी चीजों को हाथों से बना लेते हैं, बहुत सारी चीजों को बाजार से खरीद के ही लेके आते हैं। उसी तरीके से क्योंकि हमारी डिमांड जो है धीरे धीरे चेंज हो गई, जब हमारी मांग जो है वो चेंज हो रही है या उसका जो रूप है वो बदल रहा है, हम ज्यादा क्वांटिटी में मांग कर रहे हैं या एक तरीके से नई चीज मांग रहे हैं, तो उसके लिए हमें मशीन पर ही डिपेंड करना पड़ेगा या फिर नई टेक्नोलॉजी पर।
तो मांग का स्वरूप का मतलब क्या है? ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित भारत में एक नए वर्ग का जन्म हुआ। मतलब ब्रिटेन जो था उससे संस्कृति से प्रभावित, मतलब पश्चिमी सभ्यता, जींस पहनना, फ्रॉक पहनना, मतलब हमारे भारत की सभ्यता में धोती कुर्ता होता था इन पुरुषों के लिए, और साड़ी होती थी महिलाओं के लिए, लहंगा तो जिसे आप लहंगा चुन्नी बोलते हो। बट जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपना कल्चर दिखाया, वहां पे पैंट कमीज, जिस तरीके से औरतें पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते थे, तो हम हमारी डिमांड जो थी उन्हीं को आने लगी कि ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित भारत में एक नए वर्ग का जन्म हुआ। ये वर्ग पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाते, मतलब पश्चिमी सभ्यता की शैली को अपनाते थे और उसमें रुचि लेने लगे। परिणाम स्वरूप मांग में स्वरूप ब्रिटेन वस्तुओं के पक्ष तथा भारतीय वस्तुओं की विपक्ष में बदलाव आया। इस प्रक्रिया में भारतीय उद्योग ने घरेलू बाजार को खोना आरंभ कर दिया, जो अनंत समाप्त हो गया। मतलब जो भारतीय जो सभ्यता थी वो उस चीज को बना ही नहीं पा रही थी जो ब्रिटेन वाले लोग लेके आ रहे थे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो म्यूजिक सिस्टम हमें कोई बनाना है, उस समय आपको देखा होगा एक म्यूजिक सिस्टम आता था भोपू की तरह। तो हम उसको गाना सुनने चाहते हैं, उस पे हम अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, तो वो ब्रिटेन ही बना सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब भारत के जो हस्तशिल्प थे वो उसे नहीं बना सकते थे। इसीलिए हमारी मांग नई नई बदलती चली गई और वो माल जो है हम विदेशों से मांगते चले गए, और भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो हस्तशिल्प था, वो धीरे धीरे करके बंद हो गया पूरा का पूरा। भारत में रेलवे का आगमन, ये एक नया पॉइंट था जो औद्योगिक क्षेत्र को उसने बिल्कुल नष्ट कर दिया। एक्चुअली क्या था कि ब्रिटेन से माल तो बन के आ जाता था इंडिया के अंदर, परंतु वो छोटे छोटे गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए उन्होंने रेल का आगमन शुरू कर दिया। अब रेल द्वारा जो है वो हम जो ब्रिटेन थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन वस्तुओं को गांव तक लेके जाने लगे। जब गांव तक माल पहुंच गया तो फिर अब गांव के अंदर जो वहां पे बैठे हुए लोग थे, यानी कि जो हस्तशिल्प काम करते थे, वहां के कुम्हार हैं या दर्जी हैं या वगैरह वगैरह जो थे, वो लोगों की जो काम था वो धीरे धीरे करके बेटा ठप हो गया। इसमें लिखा है भारत में रेलवे प्रणाली आरंभ होने की निम्न लागत वाली वस्तुएं ब्रिटिश वस्तुओं को बाजार का आकार बढ़ाने लगा तथा उच्च लागत वाली भारतीय वस्तुओं का बाजार सिकुड़ने लगा। क्योंकि भारत की जो वस्तु थी उसकी लागत ज्यादा थी ब्रिटिश के कारण, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो मशीनों से काम करते थे, और जब वो उनका तैयार माल इंडिया में आता था उस पे शुल्क भी नहीं लगता था, इसलिए वो भारतीय चीजों की तुलना में सस्ती हुआ करती थी। तो जो भारतीय लोग थे सस्ती चीजों को खरीदने के कारण जो उनका खुद का बाजार था वो धीरे धीरे करके सुकड़ने लगा था। पांचवा पॉइंट पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि विदेशी व्यापार हमारे आज़ादी के समय हमारे देश में कैसा था। भाई हमारे पास जो हम विदेशी व्यापार करते थे वो ज़्यादातर दो ही देशों के बीच बीच में होता था, एक भारत और एक ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो व्यापार होता था तो उसके अंदर बेटा आपको मैंने बताया विभेदात्मक मूल जो नीति थी उसको अपनाया करते थे। यहाँ से कच्चा माल जाता था टैक्स फ्री होके, और वहां से निर्मित माल आता था वो भी टैक्स फ्री होकर, जिसके कारण हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थी या विदेशी व्यापार था वो एक गलत दिशा में जा रहा था कि भारत सबसे ज्यादा कच्चे माल का निर्यातक बन चुका था और सबसे ज्यादा तैयार माल का आयातक बन चुका था। मतलब वह तैयार माल को सबसे ज्यादा खरीदता था। अब खरीदता क्या था भाई, वो तो ब्रिटिश शासन काल था, वो लेके आते थे और भारत में बेचा करते थे, और यहीं से जो कच्चा माल था वो यहाँ से उठाकर ब्रिटेन ले जाते थे और उसी माल को तैयार करके भारत में लेके आते थे। तो देखो बेटा इसका पहला पॉइंट है प्राथमिक उत्पादकों का शुद्ध निर्यातक और तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक बन गया था। मतलब जितने भी प्राथमिक उत्पादक जो कच्चा माल था उसको वो निर्यात करता था, और जो तैयार माल था उसका वो आयात करता था, मतलब खरीदता था भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण के कारण, औपनिवेशिक मतलब ब्रिटिश शासन के नियमों के कारण, भारत कच्चे माल तथा प्राथमिक वस्तुएं जैसे कच्चा रेशम, कपास, ऊन, पटसन, नील, चीनी इत्यादि को विदेशों में बेचा करता था। यहाँ विदेश का मतलब सिर्फ ब्रिटेन ही है, ध्यान रखना। जब भी हम विदेश बोलते हैं तो उसमें ज्यादातर काम जो कहाँ हो रहा था बेटा, ब्रिटेन में हो रहा था, या फिर उन देशों में हो रहा था जहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा था। यह ब्रिटिश उद्योग द्वारा उत्पादित तैयार मालों को जो वस्तुएं थी वो शुद्ध आयातक बन गया था। मतलब अब वो वहां से सूती, रेशमी, ऊनी कपड़े,
को आयात करते थे और यहाँ पर उसको बेचा करते थे। इसलिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह सकते हैं कि कच्चा माल का तो वो निर्यातक बन चुका था और जो तैयार माल था उसका आयातक बन चुका था। दूसरा, भारत के विदेशी व्यापार का एकीधिकारी नियंत्रण था। मतलब भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी, उस जो भारतीय ब्रिटिश सरकार थी उस पे ही सबसे ज्यादा उनका जो नियंत्रण था वो लागू होता था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान देश के निर्यातक तथा आयातक ब्रिटिश सरकार के एकाधारी में चले गए थे। मतलब जो भी आप माल बेचते हो खरीदते हो उस पर पूर्ण रूप से सिर्फ ब्रिटिश शासन का ही एकाधिकार होता था। एकाधिकार मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति की नियंत्रण में चलता है। इस संदर्भ में दो अवलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के 50% से अधिक निर्यात तथा आयात केवल भारत और ब्रिटेन के बीच में ही होते थे। मतलब 50% से ज्यादा जो व्यापार होता था वो आपका ब्रिटेन और भारत के बीच में ही होता था। जो विदेशों से आयात किया गया माल होता था जिसे हम निर्मित माल बोलते हैं ब्रिटेन से, उसके लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन गया था बेचने के लिए। और बाजार में क्या था, जनसंख्या ज्यादा थी, वो सस्ती चीज लेके आते थे तो भारत में वो सबसे ज्यादा बिकता था। हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, व्यापार में आधिक्य परंतु केवल अंग्रेजों के लाभ के लिए। फिर ब्रिटिश शासन काल के अंदर जब हम व्यापार करते थे, विदेशी व्यापार करते थे, तो हमने कहा जितने भी कच्चा माल था वो बेचा जाता था बाहर। जो कच्चा माल था उसको तो हम निर्यात करते थे और तैयार माल को हम इंडिया में आयात करते थे। परंतु इससे जो लाभ प्राप्त होता था, जो भी लाभ प्राप्त यानी कि अधिशेष जो प्राप्त होता था, वो भारत में यूज नहीं किया जाता, भारत में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उस लाभ को ब्रिटेन सरकार अपने देश ले जाती थी या फिर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूज करती थी। लड़ाइयों के लिए, लोगों को कब्जा करने के लिए उस तरीके से अपना यूज करती थी, अपना मन मर्जी से। ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है, आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे निर्यात और हमारे आयातों से अधिक थे। मतलब हम बेचते ज्यादा थे और खरीदते कम थे, परंतु उससे मिलने वाला लाभ को ब्रिटिश सरकार भारत पर खर्च करे बिना अपने काम में लगाते थे। मतलब भारत पे खर्च नहीं करते थे वो लाभ, वो अपने कामों में लगाते थे। कामों का मतलब है भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया है। मतलब वहाँ के प्रशासनिक खर्चे मतलब होता है राज करने के लिए खर्चे, सैनिकों की सैलरी, वहाँ पे जो देखा होगा यहाँ पे लेफ्टिनेंट वगैरह रहते थे, उनके कामों को पूरा मतलब उनका जो खर्चे होते थे उसको पूरा करने के लिए खर्च किया जाता था। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। भाई आपने देखा अंग्रेज बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। जब भी किसी राजा महाराजा को हराना होता था तो ब्रिटिश सरकार ही द्वारा ही लड़ाई होती थी। तो उनका जो लड़ाई का खर्चा था उसको पूरा करने के लिए उस लाभों का उपयोग करते थे। ठीक है। तो ये हमारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार के बारे में था, जिसमें प्राथमिक उत्पादकों का शुद्ध निर्यात, तैयार मालों का शुद्ध आयात होता था, भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण था और व्यापार में आधिक्य परंतु केवल अंग्रेजों के लिए ही लाभ था। मतलब जो लाभ होता था वो सिर्फ भारत के लिए नहीं होता था, अंग्रेजों के लिए। बेटा, ब्रिटिश शासन के दौरान जनांगीय रूपरेखा मतलब डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल या जनांगीय रूपरेखा क्या होता है? बेटा, ब्रिटिश शासन काल के समय हमारी जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर वगैरह को नापना जो होता है उसे जनांगीय रूपरेखा कहते हैं। अब ब्रिटिश शासन काल के अंदर हमारी जनांगीय जो अवस्था थी बहुत ज्यादा पुअर थी, कह सकते हैं बिगड़ी हुई थी। और ये दो कारणों से हो रहा था। एक तो हमारी गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। मतलब गतिहीन का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं था। दूसरा, पिछड़ी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। तो इन कारणों के कारण, ये ऐसे कारण थे, गतिहीन, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, गरीबी, कि हमारी जो रूपरेखा थी, जनांगीय रूपरेखा, वो थोड़ी सी बैकवर्ड यानी कि पिछड़ी हुई थी। जैसे जन्म दर तथा मृत्यु दर, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे। मतलब इनकी जो दर थी बहुत ऊंची थी। अब ये दोनों ही दर बहुत ऊंची थी, और ऊंची का मतलब ये है कि यहाँ पे जन्म लेने वाले लोग भी ज्यादा थे और जो मर रहे थे वो लोग भी बहुत ज्यादा थे। जन्म लेना ज्यादा जो लोग होते हैं और मृत्यु दर जो ज्यादा हो रही है, ये दोनों के दोनों ही हमें ध्यान दिलाते हैं गरीबी की तरफ, कि हमारे देश में गरीबी और पिछड़ापन ज्यादा था।
क्योंकि पिछड़ापन के कारण ही हम जो जन्म दर थी वो भी ज्यादा कर रहे थे। मतलब एक परिवार जो था वो 10-10 12-12 बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि वो अनिश्चित थी। कभी कभी कोई बीमारी फैलती थी जिसके कारण एक ही बीमारी में बहुत सारे लोग, एक ही गांव के बहुत ज्यादा बच्चे खत्म हो जाते थे। या गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण भी लोग बहुत ज्यादा मर जाते थे। उनकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वहां पे जन्म दर भी ज्यादा थी और मृत्यु दर भी ज्यादा थी। और ये गरीबी और पिछड़ेपन का निशानी मानी जाती है। ठीक है। फिर बेटा दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर मत का मतलब होता है कि जहां पर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं एक साल के अंतर्गत, उसमें से कितने लोग मर जाते हैं। तो शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची थी और ये लगभग 218 प्रति हजार थी। मतलब ये कि जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 218 बच्चे मर जाते थे एक साल की एज वाले, मतलब जिनकी आयु 1 वर्ष या उससे कम होती थी। उसमें 1000 बच्चे जब जन्म लेते थे तो 218 बच्चे मर जाते थे। जबकि अगर आज की बात करें तो आज की डेट में वो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 34 बच्चे ही मतलब किसी बीमारी के कारण मरते हैं। पर उस समय 218 बच्चे मर जाते थे, जो कि एक बहुत ऊंची मृत्यु दर होती है। फिर तीसरा पढ़ते हैं बेटा, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब होता है आपके लाइफ लाइन, आप कितने साल तक जिएंगे, आपकी मैक्सिमम एज कितनी होगी, कितना आप जी सकते हैं। तो बेटा हमारे देश के अंदर जब 1947 की बात करें या आज़ादी के समय की बात करें, उस समय जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी। एक व्यक्ति एवरेज 32 साल तक का ही जी पाता था। 32 साल सोचो, 32 ईयर्स। आज हमारी इस एज में जिंदगी शुरू होती है, हम एक नए कदम, नए जीवन पे सफर मतलब शुरू करते हैं। वहां पर 32 साल का व्यक्ति जो था वो मर जाता था। इसलिए उस समय मतलब जल्दी शादी हो जाती थी, बाल विवाह वगैरह कर दिया करते थे, क्योंकि 32 साल की एज में व्यक्ति मर जाता था। जो कि आज बढ़कर 69.4, लगभग 70 साल हो गई है, डबल से भी ज्यादा। और ये इसलिए हो गई है क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवा अच्छी है, हमारा जीवन जो प्रत्याशा है वो थोड़ा ऊंचा हो गया है, और जो हमारी जागरूकता वो बढ़ गई है। उस समय ऐसा नहीं था, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी हमारे पास सुविधा नहीं थी, और कोई भी हमारे पास है उस समय के हिसाब से ना दवाइयाँ होती थी अच्छी, ना मेडिसिन सुविधा होती थी। बहुत ज्यादा गरीबी थी, भुखमरी थी, इसलिए उस समय हमारी जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी। फिर बेटा अगला पॉइंट आता है साक्षरता दर। बेटा साक्षरता दर की बात करें तो आज़ादी के समय हमारी साक्षरता बहुत बेकार थी, क्योंकि हमारे देश में स्कूल कॉलेज वगैरह ज़्यादा नहीं थे। 2-4 ही स्कूल कॉलेज थे या गुरुकुल वगैरह थे जहाँ पे कुछ लिमिट ही लोग ही पढ़ते थे। तो हमारी उस समय जो साक्षरता दर थी वो सिर्फ 16% थी। मतलब पूरी जनसंख्या में ओनली 16% लोग ही पढ़े लिखे थे। ये भी सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी थी, क्योंकि वहां क्या था कि हम लोग सोचते थे उस समय 1947 के आसपास कि अगर बच्चे पढ़ने जाएंगे तो काम कौन करेगा, क्योंकि उस समय हमारे पास ज्यादा खेती बाड़ी ही ज्यादा काम होती है। तो खेती बाड़ी में जितने लोग लगते हैं उतने ही कम लगते हैं, क्योंकि काम ज्यादा होता है और समय कम होता है। इसलिए जितने ज्यादा लोग उसमें खेती बाड़ी में, कृषि में लगेंगे, उतना ज्यादा पैदावार होता था। ये उनकी सोच हुआ करती थी। इसलिए वो शिक्षा वगैरह पे नहीं भेजते थे और सोचते थे कि पढ़ने लिखने में पैसा भी खर्च होता है और उसका कोई फायदा भी नहीं है। इसीलिए वहां पे सिर्फ 16% लोग ही पढ़े लिखे होते थे। और उस समय औरतों की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। औरतें केवल 7% ही थी। मतलब 100 औरतों में से सिर्फ 7% औरतें ही पढ़ी लिखी होती थी, वो भी किसी और कास्ट वगैरह से। और औरतें जब कम पढ़ती थी, आदमी ज्यादा पढ़ते, ये लिंग भेदभाव होता है हमारा। क्योंकि लिंग भेद मतलब लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाए, लड़कियों को कम पढ़ाया जाए। ये आज भी हम देखने को मिल जाता है गाँव वगैरह में, कि लड़कों को हम ज्यादा महंगी एजुकेशन देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, जबकि लड़कियों को 10वीं 12वीं पास करके बिठा लेते हैं। तो ये लिंग भेदभाव था हमारे 1947 के अंतर्गत, जिसके अंदर जो लोगों की जो एजुकेशन सिस्टम था उसके साक्षरता दर सिर्फ 16% थी। और महिलाओं की आज की तुलना में उस समय सिर्फ 7% थी, जो कि एक बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का दर्शाती है, पिछड़े हुएपन को दर्शाती है, और सामाजिक की जो कुरीतियां होती है उनको समझाती है। ठीक है। तो ये हमारी ब्रिटिश शासन काल की जन की रूपरेखा थी। जन्म दर भी बहुत ज्यादा था, शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा था, जीवन प्रत्याशा बहुत कम था।
ओनली 32 वर्ष था और साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है। और बेटा इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक कवर अप करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है 7वां 8वां, यानी कि स्वतंत्रता के समय आपका व्यवसायिक ढांचा क्या है और आधारिक संरचना क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेटा ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम अब इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। इसके जो अगले टॉपिक है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए बाय।